हेलो फ्रेंड्स, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से इस समय आप पढ़ेंगे मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स के साथ ही आप रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं आज के अपने इस वीडियो में जो भी हम क्वेश्चन लेकर आए हैं उनमें से पहले क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में x और y के मान क्रमशः हैं, मतलब क्या होने चाहिए ये आपको बताना है। ऑप्शन में दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर 1, बी, सी और डी के रूप में आपको दिए गए हैं और सामने एक चित्र दिया गया है। इस चित्र के अकॉर्डिंग आपको ये बताना है कि x और y के मान क्रमशः क्या होंगे। तो ध्यान दें, चित्र में जो दिया गया है एक त्रिभुज बना हुआ है और त्रिभुज में ये कोण ऊपर वाला और ये नीचे जिसका नाम y है, दोनों क्या हैं? शीर्षाभिमुख कोण हैं और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि y की वैल्यू कितनी हो गई? 80 डिग्री। अब अगर y की वैल्यू 80 डिग्री हो गई, अगर ये एंगल जो है 80 डिग्री हो गया है, तो फिर ये आपको पता हो गया और ये दूसरा पता है। त्रिभुज के अंदर तीसरा है x और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग जो होता है वो होता है 180 अंश। तो इसका मतलब x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों मीन्स x प्लस y प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ये हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोण, एक कोण, दूसरा कोण और ये तीसरा कोण, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग जो है क्या होगा? 180 अंश। तो एक तो आपने x है वो x लिख दिया, दूसरा y है वो y लिख दिया, तीसरा 50 दिया है 50 आपने लिख दिया, 50 लिख दिया। x की वैल्यू आपको पता नहीं है, यही निकालना है और y की वैल्यू आपको पता हो गई है 80 अंश, तो उसकी जगह पे आप रख दें 80 अंश धन 50 अंश इक्वल टू 180। ध्यान दें कि 80 और 50 कितना हो जाएगा? 130 अंश और इक्वल टू 180 डिग्री। और x निकालेंगे तो इक्वल के बाद जो है उसको पहले लिख लेते हैं और जो इक्वल के इस पार है उसको पक्षांतर करके दूसरी ओर ले जाएंगे तो वो ऋण में हो जाएगा, धन में है और उधर जाएगा तो ऋण में हो जाएगा, बचेगा 50 अंश। तो देख रहे हैं x की वैल्यू आ गई 50 डिग्री, x की वैल्यू 50। तो हमें बताना है x और y के मान। तो पहले x का मीन्स 50 अंश, पहले 50 अंश फिर 80 अंश। तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है। तो आप ध्यान दें कि क्वेश्चन में जो कह रहा है हमें उसी के हिसाब से काम करना है। 2 और 2/3, तो 2 और 2/3 मीन्स 2/3। 2 और 2/3 क्या? 2 और 2/3 समकोण, 2 और 2/3 समकोणों। तो समकोण का 2 और 2/3, समकोण मीन्स 90 अंश में डिग्रियों की संख्या है, कितने डिग्री होगा ये आपको बताना है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3 दूना 6, 2 8/3 गुणा 90, 3 एकम 3, 3 तिक्का 9, 30 और 3 अट्ठे 24, 240 डिग्री आपका आंसर आ जाता है। और अगर ऐसे आप ना समझ पाए तो आप समझें कि 2 समकोण का मतलब 90 दूना 180 और 2/3 समकोण का मतलब 2/3 गुणा 90 और 3 से 90 को भाग देंगे तो 30 बार जाएगा और 30
दूना 60 हो जाएगा। तो 180 और 60 जोड़ेंगे तो भी इतना ही आएगा। तो आप देख रहे हैं आपका जो आंसर आया वो क्या आया, 240। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सिरों से खुली हुई एक बेलनाकार नली धातु की बनी हुई है। उसका आंतरिक व्यास 11.2 सेमी है और उसकी बाहरी लंबाई या उसकी लंबाई 21 सेमी है। धातु की सभी जगह पर मोटाई 0.4 सेमी है। धातु का आयतन है, यहां जो दिया गया है आपको लंबाई, ये 21 नहीं 2.1 सेंटीमीटर। तो चलिए आप देखें पाइप किस प्रकार से होती है। पाइप मान ले ऐसे हो जाएगी, बेलनाकार है तो ऐसे, अब इसी में एक और ऐसे। ये क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि ये पाइप की हो गई मोटाई, चारों तरफ बराबर है। चलिए देखिए क्वेश्चन में बताया क्या गया है, उसका जो आंतरिक व्यास है, आंतरिक व्यास का मतलब ये व्यास, आंतरिक व्यास ये हुआ, ये कितना है 11.2 सेमी है। अगर आंतरिक व्यास जो है 11.2 सेमी है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या बराबर 11.2 बटा 2। त्रिज्या r बराबर, या ऐसा करते हैं, चलिए ठीक है पहले अभी लिख लेते हैं, 11.2 बटा 2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा इसका त्रिज्या। अब आप जरा ध्यान दें कि ये आंतरिक त्रिज्या है। क्या है, आंतरिक त्रिज्या। तो इसको आप कोई नाम दे दें, और बाहरी त्रिज्या के लिए भी फिर कोई नाम आपको देना पड़ेगा। तो आप इसको R1 मान लें और उसको R2 मान लें, या इसको आंतरिक है तो R2 मान लें और बाहर का जो रहेगा उसको R1 मान लेते हैं। लेकिन बाहरी त्रिज्या कैसे निकलेगी, अब जरा समझिए। ये जो पाइप है इसका आंतरिक व्यास दिया गया था और धातु की सभी जगह पर मोटाई दी गई है कि 0.4 सेमी है। तो आप ये समझें कि 0.4 सेमी अगर मोटाई है तो ये भी इधर भी हो जाएगा और इधर भी उतना ही हो जाएगा, दोनों तरफ बराबर मोटा है ना पाइप, पाइप तो एक ही जैसा है। तो 0.4 सेमी मोटा है सभी जगह, तो 0.4 एक तरफ और 0.4 एक तरफ। इसका मतलब अगर व्यास में जोड़ें तो 0.4 और 0.4 का मतलब है 2 बार जोड़ा जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं व्यास क्या हो जाएगा। व्यास, बाहरी व्यास, बाहरी व्यास हो जाएगा 11.2 धन 0.4 धन 0.4, जोड़ देते हैं तो 4 4 8 2 10 का 0 हासिल 1, 11 और 1 12 हो जाएगा। ये आ जाएगा 12 सेमी व्यास। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, त्रिज्या से हमारा काम बनना है, तो 12 बटा 2 कर देंगे। सेंटीमीटर मीन्स 6 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा क्या, त्रिज्या बाहर का, ये बाहरी त्रिज्या हो जाएगी। अब आप ध्यान दें कि इसके बाद आपको क्या करना है। आपको करना ये है कि क्या इसमें ज्ञात करना, पहले देखिए धातु का आयतन कितना है, मतलब कितनी धातु इस पाइप को बनाने में लगी है। तो पाइप को बनाने में जो धातु लगी है वो अपने आयतन के बराबर है, मतलब जितना धातु का आयतन है। इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, आयतन। तो आयतन के लिए हम क्या करेंगे, कितना उसमें धातु लगी है इसके आयतन के लिए, इसके आयतन के लिए हम बाह्य आयतन ऋण आंतरिक आयतन कर दें। तो पाइप में लगी धातु
का आयतन निकल आएगा। पाइप में लगी धातु का आयतन बराबर बाह्य आयतन पाइप का बाह्य आयतन ऋण आंतरिक आयतन। चलिए, अब बाह्य आयतन के लिए बाहरी त्रिज्या रखनी होगी, और इसका मतलब आयतन के लिए क्या फॉर्मूला है, क्योंकि बेलनाकार है, पाइप है, बेलन है, तो पाई r1 स्क्वायर h। दोनों की ऊंचाई तो उतनी है, पाइप तो उतनी ऊंची है, तो आप क्या करेंगे, लंबाई उतनी ही सेम है, ऋण पाई r2 स्क्वायर h। तो इन दोनों में से हम देख लें जो कॉमन लेने लायक हो उसको कॉमन कर लें, तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। पाई h अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दें कि इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो पाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। पाई की वैल्यू क्या 22/7 होता है, आप जानते हैं, इसको लिख लेते हैं। और ऊंचाई कितनी दी गई है पाइप की, पाइप की दी गई है 2.1 सेमी। और R1 मीन्स आप इसको भाग दे दें अगर, तो देखिए क्या आएगा, 2 पंजे 10, 1 बचेगा, और 2 छंग 12, तो 5.6 सेंटीमीटर आ गया। और इसे अगर भाग दें 2 छंग 12, तो 6 सेंटीमीटर आ गया। तो चलिए, R1 मीन्स बाहरी, तो 6 का स्क्वायर ऋण 5.6 का स्क्वायर। आप इसको आगे सॉल्व कर लें, 7 एकम 7, 7 या 21.3 ये हो गया, और 22 से इसमें गुणा करेंगे तो 6.6, और आगे बढ़ते हैं, 6 छंग 36, 6 का वर्ग ऋण 5.6 का वर्ग कर लेते हैं, तो हो जाएगा 31.36। सॉल्व करिए, और 6.6 गुणा 36 में से इसको घटा देते हैं, तो 10 में से 6 घटाएंगे 4, 9 में से 3 घटाएंगे 6 दशमलव, और ये होगा 5, 5 में से 1 घटाएंगे 4, तो आया क्या 4.64। अब इससे हम जब गुणा कर लेते हैं तो हो जाता है ये 3062। अब दशमलव देखिए कितने अंक के बाद है, दशमलव 1 अंक, 2 अंक, और ये 3 अंक। तो इस हिसाब से दशमलव अगर देखा जाए तो 3 अंक हुआ, 1 अंक, 2 अंक और 3 अंक, तो 3 अंक के पहले दशमलव, मतलब 3.062 सेमी क्यूब, ये उसमें जो धातु लगी है उसका आयतन हो जाएगा। तो यही आपका आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि 1000 रुपए 2 वर्ष में 1102.50 रुपया हो जाते हैं, तब चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करना है। ब्याज कैसा है, चक्रवृद्धि ब्याज है, और जो दिया गया है जितने रुपए पर, ये हो गया P की वैल्यू मूलधन हो गया, समय कितना है 2 वर्ष, और इतना रुपया हो जाता है 2 वर्ष में, तो ये क्या है, ये है मिश्रधन, A बराबर इतना हो जाता है। तो अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर आपको ज्ञात करनी है, और फॉर्मूला आप जानते हैं, फॉर्मूला मिश्रधन के लिए होता है A = P × 1 + R/100 टू N मीन्स समय, या T मीन्स वही। चलिए, अब आप क्या करेंगे, यहां चक्रवृद्धि ब्याज कैसा लगना है ये नहीं दिया गया है, और वार्षिक की बात की जा रही है आंसर में,
तो आप जब नहीं दिया रहेगा तो फिर वार्षिक ही रहेगा, नहीं तो दिया रहता तिमाही छमाही कुछ दिया रहता है। तो चलिए आगे देखते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास है, रख दे रहे हैं हम, और इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी है 1000, उसको लिख दिया गया 1 प्लस आर। आर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ज्ञात करना है, अपॉन 100 टू द रेट n मीन्स 2। सॉल्व करें, ये 1000 इसके नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इस प्रकार से, और आगे आप क्या करेंगे, इसको आप 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द रेट 2। तो आप अब क्या करेंगे, इसको जरा सॉल्व करके, और दाहिने तरफ जो है घात 2 के रूप में, उसी तरह इसको भी हमें बनाना है। तो आप क्या करें, दशमलव को एक स्थान अगर इधर खिसकाते हैं तो एक जीरो यहां भी बढ़ाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा इस हिसाब से ऐसे। चलिए हमने समझ लीजिए कि दशमलव यहां लगा दिया और एक स्थान दाहिनी ओर खिसका है तो एक जीरो यहां बढ़ जाएगा। अब आप देखें जरा कि ये किसके, मतलब आप जो दशमलव के बाद ये जीरो है, दशमलव बाद जीरो मीन्स कुछ नहीं, तो हो गया 11025 बटा 10000। अब आप 11025 का मतलब है कितने का वर्ग है, ये 100 का वर्ग, और ये हो जाएगा 100 का वर्ग। तो आप देखिए इतना हो जाएगा, और 1 प्लस आर अपॉन 100, इसको आप इस प्रकार से नहीं, हमने गलत लिख दिया है, ये होगा, देखिए ये 1 प्लस यहां है ऐसे, तो आप 100 से जब गुणा करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से 100 धन आर बटा 100। तो आप इसको भी बना लें इस प्रकार से, अगर ऐसे लिखना है तो, या तो फिर वैसे ही रहने देते हैं इसको। चलिए ऐसे हमने कर लिया। अब आप जरा ध्यान दें, अब दोनों ओर स्क्वायर है, तो दोनों ओर घातों की तुलना करने पर घातें कैंसिल हो जाएंगी, तो बचेगा क्या, बचेगा 105 बटा 100, और इस प्रकार से ये कैंसिल हो गए, और ये हो जाएगा 100 धन आर बटा 100। ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और 105, इस 100 को इधर जब पक्षांतर करके ले आएंगे तो ऋण हो जाएगा 100, बराबर आर अकेले बचेगा। 105 से 100 घटाएंगे तो बचेगा 5, आर की वैल्यू आ गई 5%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप देखेंगे आपके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए, 5% वार्षिक। समझ गए होंगे कैसे सॉल्व करना है। देखिए ये आपके लिए कठिन नहीं है, लेकिन जब तक आपको नहीं आता है तब तक कठिन है, नहीं तो कुछ नहीं था, यहीं पे आपका ये काम खत्म हो जाता। आपको ये पता होता कि ये 105 का वर्ग है, और ये 100 का, तो 100 से 100 कट गया दोनों ओर, और ये 105 है तो 105 इक्वल टू 100 इधर पक्षांतर करेंगे तो 105 ऋण 100 बराबर 5, तो आर की वैल्यू आ गई 5%। ऐसे ही ओरल ही हो जाता। लेकिन चलिए देखते हैं, जिनको नहीं आता है कि कैसे ये हुआ, सॉल्व करना नहीं आता, उनको मैंने पूरा सॉल्व करके बता दिया, उनके लिए बहुत आसान हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, जतिन एक वस्तु को उसके मूल्य से 10% कम पर खरीदता है। तो मान लेते हैं कि इसका मूल्य 100% होता है, किसी भी चीज का मूल्य 100% होता है। अब 10% कम पर खरीदने का मतलब है, अगर 100 रुपए का है और 10 कम पर खरीदा तो इसका मतलब 90 पर खरीदा।
90% पर, या 100 रुपए की चीज है 10% कम की है तो 90 रुपए खरीदा उसने, ये क्या हो गया कॉस्ट प्राइस। और उसके मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है तो मूल्य तो कितना है, मूल्य तो 100 हमने माना कि माना मूल्य क्या है 100, तो इससे 10% अधिक, इसका मतलब 110 पर बेच रहा है। कितने पर 110 पर। तो आप जरा देखें लाभ हो रहा है ना, 90 खरीदा और 110 का बेचा तो क्या हुआ लाभ हुआ। अब लाभ कितना हुआ, तो लाभ हुआ 110 ऋण 90 मतलब 20 लाभ हो गया। अब जब लाभ 20 हो गया 20 रुपया, तो आप क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत में आपको आंसर दे रहा है तो आप प्रतिशत में निकालें। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ बटा क्रय मूल्य का मतलब 90 का खरीदा गया। ध्यान दें, बहुत कठिन नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, इसलिए हम आपको ऐसे ही इसको बता दे रहे हैं। देखिए जल्दी से, 0 से 0 कट गया और 100 दूना 200 को भाग दीजिए 9 से, 9 से भाग देंगे तो 9 से जब इसको भाग देंगे तो 9 दूना 18, क्या बचेगा 2, फिर 20 हो जाएगा, फिर 9 दूना 18, फिर 2 बचेगा और बटा 9, तो 22 सही 2 बटा 9 आंसर आएगा। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना हम, तो 22 सही 2 बटा 9 या 22 सही 2 बटा 9 प्रतिशत, ऑप्शन चूज करें 22 सही 2 बटा 9 प्रतिशत, ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक आयत की लंबाई 16 सेमी तथा चौड़ाई 8 सेमी है। यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से दोगुना हो तो वर्ग की भुजा क्या है। इन ऑप्शनों में से आपको चूज करना है। आयत की लंबाई कितनी दी गई है 16 सेमी, चौड़ाई 8 सेमी और वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से दोगुना है। तो पहले आप आयत का क्षेत्रफल निकाल लें। आयत का क्षेत्रफल, और आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब 16 गुणा 8, 16 अट्ठे 128 सेमी स्क्वायर, ये हो गया क्षेत्रफल आयत का। लेकिन कहा जा रहा है कि यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल, मतलब वर्ग का जो क्षेत्रफल है आयत के क्षेत्रफल से दोगुना हो, तो आयत का क्षेत्रफल 128 वर्ग सेमी है, इसका दोगुना का मतलब 256 सेमी स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4 और 1 5, 2 1 कम 2, आप समझ गए होंगे 256 सेमी स्क्वायर हो गया। तो वर्ग की भुजा, अब ये वर्ग का अगर क्षेत्रफल हो गया है तो वर्ग की भुजा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्ग की भुजा बराबर अंडर रूट क्षेत्रफल। अब 256 का आप जो है क्या करेंगे, वर्गमूल आप निकाल लेंगे। तो जब आप वर्गमूल निकालेंगे 256 का तो आएगा 16, और कैसे होगा इसको अगर आप जानना चाहते हैं तो देख लें। इधर से जोड़ा बनाएं, 1 एकम 1 और प्लस ये ऊपर वाला 1 यहां जुड़ जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा और ये जोड़ा ही नीचे आएगा। पहले तो 2 में से 1 घटाएंगे 1 और ये 56 आ जाएगा। अब देखिए 2 से भाग देंगे, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16 ज्यादा हो जाएगा, 2 सत्ते 14 भी देखें जरा, तो अगर 7 यहां लिखेंगे तो यहां भी 7 लिखना पड़ेगा। 7 सत्ता 49 का 9 और 7 दूना 14 और 4 18 ज्यादा हो जा रहा है, तो 6 बार ले जाते हैं, एक कम कर लें, यहां भी 6। अब इस 6 से इनमें दोनों में गुणा करना है,
तो 6 छंग 36 का 6 हासिल 3, 6 दूना 12 और 3 15। काम हमारा हो गया। आंसर क्या आया? 16 वर्गमूल आ गया, वही यहाँ हमने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा 16 सेमी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 सेमी गुणा 4 सेमी एक आयताकार पेपर के टुकड़े को मोड़कर बिना दोहराव के एक बेलन ऊंचाई 4 सेमी का बनाया जाता है। बेलन का आयतन होगा। देखिए अब कागज का टुकड़ा अगर है तो मान लेते हैं इस प्रकार से है कागज का टुकड़ा आयताकार। चलिए ये हो गया 11 सेमी और ये हो गया 4 सेमी। अब इसको जब हम इधर से फोल्ड करें, ऐसे इसको फोल्ड करें तो देखिए क्या हो जाएगा, ये फिर फोल्ड होकर ऐसे बन जाएगा। और ये जो है 4 सेमी ही रहेगा। और ये कितना हो गया, ये पूरा हो गया 11 सेमी। कितना हो गया? एक छोर से दूसरे छोर तक, ये मतलब ये यहां से अगर शुरू करते हैं, चलिए दूसरे कलर से ले लें, समझ में आ जाएगा आपको। यहां से ये कागज मुड़कर ऐसे आके इस प्रकार से यहां तक आया, तो ये पूरी दूरी कितनी हो गई? वही 11 सेंटीमीटर। यही राउंड हुआ है, क्योंकि 4 तो ऊंचा ही है। बता रहे हैं कि बेलन जो है ऊंचाई कितनी है? 4 सेमी, तो 4 ऊंचा बन गया। तो वही जो लंबाई वाला था वही राउंड हुआ है। वो राउंड हुआ तो राउंड यहां से लेकर यहां तक पूरा होने में जो दूरी है ये कितनी है? 11 सेमी। इसका मतलब ये क्या है? ये है परिधि। परिधि कितना हो गया? 11 सेमी। परिधि का मतलब परिधि, और परिधि का मतलब 2 पाई आर। कितना? 11 सेमी। अब आप जरा ध्यान दें कि हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है बेलन का आयतन। और बेलन के आयतन के लिए फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। अब हमारे पास एच दिया गया है 4 सेंटीमीटर और आर की वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमारे पास 2 पाई आर की वैल्यू है। इससे हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। आर इज इक्वल टू 11 अपॉन 2 पाई, और 11 अपॉन 2 पाई का मतलब 22/7। और इसको हम जब लिखेंगे तो इस प्रकार से कर देंगे। नीचे है ये पाई, पाई की जगह 22/7 जब रखेंगे तो बटे के नीचे बटे का मतलब भाग, और भाग को गुणा में परिवर्तित करके उल्टा लिख देंगे। 22/7 को 7/22। 11 एकम 11, 11 दूना 22, तो हो जाएगा 7 एकम 7 और 2 दूना 4, 7/4 हो जाएगा आर की वैल्यू 7/4। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं पाई आर स्क्वायर एच होता है आयतन, और आयतन इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो हम इसी में वैल्यू रख देते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर 7/4, स्क्वायर है इसलिए 7/4 गुणा 7/4 दो बार, गुणा एच, एच मीन्स 4 से। तो चलिए अब इसी जरा सॉल्व कर लें आप। 4 से ये 4 कट गया, ये 7 से ये 7 कट गया, और 2 दूना 4, 2 11 बार कट गया। बचा क्या है? 11 गुणा 7, 11 7 77/2, 77/2 सेमी क्यूब। तो चलिए अब देखते हैं। 77/2 का मतलब है 2 से 77 को भाग दीजिए। भाग देने पर क्या आएगा? देखिए 2 3 1 बचेगा, 17 हो जाएगा, 2 8 16,
फिर एक बचा, दशमलव 10 हो जाएगा और 2 पंजे 10, तो 38.5 घन सेमी, यही हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 है व्यंजक 2x² माइनस 9x माइनस 26 का एक गुणनखंड है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में आपको 4 ऑप्शन ये दिए गए हैं। इन्हीं 4 में से एक इसका गुणनखंड है। तो चलिए हम देखते हैं। पहले हम इसका क्या कर लें, पहले हम इसका गुणनखंड कर लें। और गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे, गुणनखंड करने के लिए आप 26 से 2 में गुणा करें, 26 दूना 52, और 52 का आप खंड करें, और खंड करके आप जो है 9 आपको ज्ञात करना है। तो देखिए जो 52 का गुणनखंड होगा वो होगा 2 गुणा 2 गुणा 13, ये होगा। आपको ज्ञात क्या करना है, आपको लाना है 9। तो कैसे आएगा, 2 दूना 4 और 13, 13 में से अगर 4 घटा दें तो 9 आ जाएगा। तो चलिए आप कर लेते हैं 2x² माइनस 13 ऋण 4, 9 की जगह पर लिख देंगे x माइनस 26। अब इसी को सॉल्व कर लें, 2x² माइनस 13x धन 4x ऋण 26, दो को आप एक साथ ले लें, और देखिए जो कॉमन दोनों में हो रहा है वो x हो रहा है, तो 2x माइनस 13, यहां भी आप देखिए दोनों में क्या कॉमन होगा, तो 2 हो पाएगा, और 2 4 x ऋण 13 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो। आगे देखें दोनों में सेम है, तो दोनों में हम इसको कॉमन ले लेते हैं, तो दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 2, ये x और ये 2 समझ गए होंगे। देखिए इनका ये 2 खंड आए, इनमें से एक कोई मिल रहा है आपके ऑप्शन में, तो x प्लस 2 मिल रहा है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 269 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो वह है, मतलब वह संख्या है क्या, वो आपको इन 4 ऑप्शनों में से चूज करना है। तो पूर्ण वर्ग की जब बात आती है तो आप इसका मतलब ये समझे, कह रहा है कि इसमें कुछ जोड़ने पर, वह छोटी से छोटी संख्या जो 269 में जिसे जोड़ने पर, तो 269 में क्या जोड़ें, इसका मतलब 269 में कुछ कम पड़ रहा है पूर्ण वर्ग बनने के लिए। ये क्लियर हुआ ना आपका। तो आप क्या करें, 269 का जो है जरा वर्गमूल निकालना शुरू करें तो आपके समझ में आ जाएगा कि क्या कम पड़ रहा है। चलिए देख लेते हैं। आप जोड़ा लगा लेते हैं ऐसे, और एक एक कम एक, फिर यहाँ एक 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 2 हो गया, और यहाँ अच्छा एक एक कम एक यहाँ लिखना था, 2 में से एक घटाने पर भी एक ही आएगा, और ये 69 लिख लेंगे। अब देखेंगे 2 2 अट्ठे 16, 8 बार जाएगा, लेकिन 8 बार जरा देख लें, 8 हटाएं 64 का 4 हासिल 6, 8 दूना 16 और 6 बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो 7 बार ले जाते हैं, 7 7 49 का 9 हासिल 4, 7 दूना 14 4 18, तो भी देखेंगे कि कम पड़ रहा है। अगर 6 बार ले जाते हैं तो 6 छंग 36 का 6 हासिल 3, 6 दूना 12 और 3 15, फिर तो बहुत कम हो जा रहा है। इसका मतलब 7 बार ले जाते हैं, 7 बार, 7 7 49 का 9 हासिल 4, और 7 दूना 14 4 18, ये बहुत करीब है इसके, और इससे अब इसको माइनस कर दें, इससे घटा दें, क्योंकि इतना हमें चाहिए, लेकिन है कितना 100
69 है, हमें कितना चाहिए 189 चाहिए, तो 9 में से 9 घटाए 0, 8 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 2। 20 इसमें अगर होता तो ये पूर्ण वर्ग मीन्स 17 इसका वर्गमूल निकल आता। इसका मतलब 20 इसमें कम है और यही हमें ज्ञात करना था। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो आप उसके निकटतम का ढूंढेंगे कि कितनी बार जा रहा है और ज्यादा डिफरेंस ना हो, तो 20 का डिफरेंस हो रहा है, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, 4 ट्रैफिक लाइट्स क्रमशः 30 सेकंड, 45 सेकंड, 60 सेकंड और 120 सेकंड में लाल संकेत देती हैं। यदि सभी ट्रैफिक लाइट्स एक साथ आरंभ होती हैं तो सभी एक ही समय पर लाल संकेत देंगी। तो कितने समय पर ये देंगी, कितने समय बाद देंगी, ये कहने का मतलब है। तो ये देखिए, इस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं और देखने में लगता है कि बहुत कठिन लग रहा है, बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन जितना देखने में बड़ा है उतना ही ये आसान भी है। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इनका लॉसा निकालना पड़ेगा। और लॉसा निकालेंगे हम कैसे, 30, 45, 60 और 120 का हम लॉसा निकाल लें। 30, 45, 60, 120 का लॉसा निकाल लेते हैं। तो देखिए ये 2 करेंगे तो 2 से 15 बार, सॉरी मैंने गलत लिख दिया है, 2 से आप करेंगे तो होगा ये 15 बार, 15 दूना 30, और 2 से 45 में भाग जाएगा, ये 30 हो जाएगा और ये 2 6 12 60 हो जाएगा। फिर 2 से कर लेते हैं, 15 नहीं डिवाइड होगा, ये भी नहीं होगा, और 2 से करेंगे तो फिर ये 15 हो जाएगा और इसको करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। अभी 2 से एक बार और चला जाएगा, तो चलिए 2 से फिर से कर लेते हैं, और 15 नहीं डिवाइड होगा, 45 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, और ये 15 बार हो गया। अब क्या करें, 3 से कर लेते हैं। 3 से करते हैं, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3, 3 पंजे 15 मीन्स 15 3 45 और 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। इसके बाद फिर हम देखेंगे, अभी 3 से तो और एक बार हो जाएगा, और एक बार और कर लेते हैं, तो 5 में नहीं जाएगा, 3 पंजे 15 इसी में जाएगा, सब ऐसे ही रहेंगे। फिर 5 से और एक बार कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, सब 1 1 हो जाएगा। चलिए अब आप जरा देखिए कि जो आपने किया इससे आपको क्या मिल रहा है, लघुत्तम समापवर्त आपका क्या आ रहा है, लॉसा आ रहा है 5 या 15, 15 या 45, 45 दूना 90 और 90 दूना 180, 180 दूना 360। कितना आया, 360 सेकंड, यही होगा आपका। तो 360 सेकंड बाद फिर से क्या होगा, एक ही समय पर लाल संकेत देंगी ट्रैफिक लाइट्स। समझ रहे होंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा कठिन कुछ नहीं है कि बहुत कठिनाई होगी। 360 सेकंड में फिर से लाल संकेत सारे सिग्नल्स देंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। हम रीजनिंग में पहुंच गए हैं और रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। पुस्तक और पुस्तकालय दिया गया है, दूसरी ओर आपको क्वेश्चन मार्क दिया गया है यहां पर, और उसके बाद फिर फाइल दी गई है। तो आप ध्यान दें कि होना यहां क्या चाहिए। अब बात यह है कि पुस्तक को आप कहां रखते हैं, पुस्तकालय में, मतलब पुस्तकालय में पुस्तकों का संग्रह होता है। समझ गए आप इस बात को, पुस्तकालय मतलब दूसरे वाले को हम ले रहे हैं, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, अब दूसरे वाले को हम ले रहे हैं क्योंकि वहां दूसरा वाला दिया गया है। तो पुस्तकालय में, पुस्तकालय जो है वो क्या है, पुस्तकों का संग्रह है। इसी तरह से फाइल जो है ये दूसरा है, पहला ज्ञात करना है फाइल क्या है, किसका संग्रह, बाइट्स का संग्रह, फोल्डर का संग्रह, ये फोल्डर होना चाहिए, या कंप्यूटर का संग्रह या डाटा का संग्रह। तो देखिए फाइल जो है वो
डाटा का संग्रह है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत आसान भी है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है ECA का जो संबंध है KIG से, QOM का वही संबंध किससे है, इनमें से ढूंढना है। इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, एक तो तरीका यह है कि हम देखें इसमें सीरीज क्या है। जैसे ABC DE, मतलब एक एक का गैप हो रहा है, ए के बाद बी होना चाहिए, ना होकर सी है, एक के बाद अगला है। ABC मतलब तीसरा, और फिर CDE फिर तीसरा। यहां भी जरा देख लें, के नहीं सॉरी जी है, तो GHI और IJK, तो यहां भी एक एक का ही गैप है। तो आप यहां देखें, क्या इसमें भी ऐसा है? MNO, बीच में N होना चाहिए, मतलब एक का गैप हुआ है। OPQ, इसमें भी एक का ही गैप है। तो इनमें से कोई भी एक ऐसा होगा जिसमें एक ही एक का गैप हुआ हो, जैसे STU और UVW, तो ये तो सेम मिल रहा है। क्या ऐसा और भी कोई है क्या? WXY होता है, नहीं है। YZ नहीं है। VWXY ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया इस हिसाब से भी। चलिए अब दूसरा भी तरीका इसका समझ लेते हैं। दूसरा तरीका ये समझ में आ रहा है जो इसका सही तरीका है। और आप देखें क्या करेंगे, ई के बाद हुआ है के, पहला वाला क्या हुआ? +6। कैसे? ई के बाद FGHIJK, तो छठवां है ये। इसी प्रकार से अब सी को जरा देखें, सी के बाद वहां आई हो रहा है, DEFGHI, तो क्या हुआ? ये भी छठवां ही है, +6 है, 6 बढ़कर। ये क्या है? ए का देखें, ये भी जरा BCDEFG, तो ये भी छठवां ही हो रहा है, समझ रहे होंगे आप, +6। तो इसी प्रकार से इसका भी छठवां होना चाहिए, मतलब Q के बाद RSTUVW, पहला क्या आएगा? W। तो देखिए पहला W आएगा। अब W अकेले से ही जरा इसमें ढूंढें, तो पहले ऑप्शन में W मिल गया। क्या W और किसी में पहले है? नहीं है, तो यही हमारा राइट ऑप्शन हो गया। चाहे तो इतने से ही आप कर चुके हैं काम, या फिर आप पूरे को मिला लें। अब O के बाद क्या हुआ? O के बाद भी छठवां ढूंढें, +6 ये भी है, और O के बाद PQRSTU, छठवां क्या होगा? U। और अब M के बाद छठवां क्या होगा? NOPQRS, तो S है। आप समझ गए, WUS, तो WUS आपका यही मिल रहा है। दोनों तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है 526 8 और आगे क्या होगा। मतलब 5 का जो संबंध है 26 से, 8 का वही संबंध किससे होगा। तो ये है 5, और ये 5 का 5 जो है आपको दिया गया, और ये 26 जो है वो क्या है? 5 का वर्ग धन 1, अगले कदम में 1 जोड़ दिया गया, इसका वर्ग किया गया और 1 जोड़ दिया गया, तो 5 पंजे 25 हो गया और 1 26, मतलब ये हो गया 25 धन
1 बराबर 26 इस प्रकार से ज्ञात किया गया। इसी प्रकार से जरा देखें आप 8 का वर्ग करें और अगला पद मीन्स 1 जोड़ दें तो 8 अठाई 64 धन 1 65 आना चाहिए। तो क्या ऑप्शन में है कहीं? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए क्या दिया गया है? 65 दिया गया। तो ये भी आपका राइट ऑप्शन हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से आपको समझना होता है कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, कौन सा एक अलग प्रकृति रखता है, मतलब इसमें किसी एक की अलग विशेषता है जो अन्य से थोड़ा सा अलग होगा। तो देख लें, गिटार, वीणा, बांसुरी, सितार, ये सब क्या हैं? वादन के हैं, बजाए जाने वाले सब संगीत के ही सब हैं। तो अब ध्यान ये दें कि गिटार, वीणा और सितार इन सब में तार लगे होते हैं और तार को जो है उंगलियों से खींचकर या तार को टच करके उंगलियों से हम बजाने का कार्य करते हैं। तो गिटार, वीणा और सितार जो है इनमें तार का यूज हुआ है, जबकि बांसुरी में तार नहीं है। और बांसुरी में क्या करते हैं? मुंह से फूंक कर, मतलब हवा वायु से इसे जो है हम ध्वनि प्रदान करते हैं। और गिटार, वीणा और सितार में क्या करते हैं? तार को खिंचाव देकर, तनाव देकर उससे जो है हम ध्वनि प्रदान करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि बांसुरी जो है इन सबसे बिल्कुल अलग है और ये ऑप्शन सी होना चाहिए, ई लिखा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बांसुरी अलग है या अलग प्रकृति रखता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि BEAD का प्रतीक 8514 है और LATE का प्रतीक 3165 है तो टेबल का प्रतीक क्या होगा? अब जरा ध्यान दें कि पहले हम ये देख लें कि यदि BEAD, बी के लिए क्या यूज हो रहा है? 8, ई के लिए 5 और ए के लिए 1 और डी के लिए 4। तो इसमें देखें जरा, लेट में एल यहां नया आया है तो एल के लिए क्या यूज हो गया है? एल के लिए 3 और ए के लिए क्या वही यूज हुआ जो इसमें हुआ है? ए के लिए 1 यूज हुआ है तो 1 यहां भी यूज हुआ। ठीक है, इसका मतलब 1। और टी के लिए, टी उसमें नहीं था और टी के लिए जो नया यूज हुआ यहां 6 है। टी के लिए क्या है? 6। और ई के लिए जो उसमें यूज हुआ है 5, वही यहां भी यूज हुआ है, ई के लिए 5। तो ये तो आप समझ गए। अब इन्हीं से हम टेबल का जरा निर्माण करें। टी के लिए क्या करें? 6, ए के लिए 1 और बी के लिए क्या यूज हुआ है? बी के लिए 8 यूज हुआ है तो बी के लिए 8 और एल के लिए 3 यूज हुआ है, 3 और ई के लिए 5 हमने कर लिया। तो 6 1 8 3 5 कहीं है? 6 है 1 8 5 3 है, गलत है ये। 6 1 8 3 5, तो ऑप्शन नंबर ए 6 1 8 3 5 यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, परीक्षा में जो क्वेश्चन आते हैं वो कुछ ऐसे ही आते हैं और इसके अतिरिक्त भी आते हैं, ऐसा नहीं कि यही आते हैं, लेकिन इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं। तो आप डेली कुछ ना कुछ नया करेंगे। जो भी वीडियोज हैं मेरे द्वारा बनाए गए, इन वीडियोज में आप कुछ नए तरीके के क्वेश्चन आप हमेशा देखेंगे।